जाने जिगर तुझ पे निसार किया है, दिल जाने जिगर तुझ पे निसार किया है, प्यार किया है रे तुझे प्यार किया है, प्यार किया है रे तुझे प्यार किया है, दिल जाने जिगर तुझ पे निसार किया है, दिल जाने जिगर तुझ पे निसार किया है, प्यार किया है रे तुझे प्यार किया है, प्यार किया है रे तुझे प्यार किया है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भारती यादव और स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल सार्थक क्लासेस दरभंगा पर। दोस्तों, अभी हम लोग बाल विकास व शिक्षा शास्त्र पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 और चैप्टर 1 का आज 15वीं क्लास है और 14 का 14 क्लास अभी भी प्ले लिस्ट में अवेलेबल है। आपने अगर नहीं देखा है तो वो भी आप देख सकते हैं। तो आइए समझते हैं एक बेहतरीन और ज़बरदस्त अंदाज में। अभी हम लोग बाल्यावस्था पढ़ रहे हैं, तो बाल्यावस्था के अभी अंतिम दौर में हम लोग हैं। और दोस्त, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इतना गुजारिश है दोस्त कि चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें। अच्छा लगे तो लाइक भी कर दें, मित्रों को शेयर भी करें वीडियो। और अपना ऑफलाइन बैच चल रहा है, एक सुबह में 7:30 से लेकर के 10 बजे तक, एक दूसरा बैच जो 3:30 बजे से लेकर के 6 बजे तक। तो अपने यहाँ 2 बैच ही चलती है, क्योंकि समय ज़्यादा देते हैं आपके पीछे। 4-4 घंटा 5-5 घंटा क्लास में ही रहते हैं। 2.5 घंटे की प्रत्येक क्लास होती है। बेहतरीन और ज़बरदस्त और यूनिक वे से एकदम डीपली क्वेश्चन आंसर सहित थिंकिंग लेवल पर अपना फोकस बहुत ज़्यादा रहता है। कैसे आपका थिंकिंग लेवल बढ़ाया जाएगा, कंसेप्ट के साथ साथ थिंकिंग लेवल पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। एक ही बार में चाहते हैं कि 2022 में सरकारी शिक्षक बने, तो आइए सार्थक सीटेट क्लासेस दरभंगा। अगर हो सफलता की आस तो करे सार्थक पर विश्वास, क्योंकि वहाँ पर है भारतीय सरकार अटूट विश्वास। तो चलिए आइए सार्थक क्लासेस में एक बेहतरीन और ज़बरदस्त पढ़ाई के लिए फिलहाल जुड़ते हैं अपने टॉपिक से। दोस्त, आज की जो क्लास है ना, वो है बाल्यावस्था की शिक्षा। तो बाल्यावस्था तो हमने पढ़ लिया है कि भैया जब बउआ 2 साल से लेकर के 12 साल के बीच में रहेगा ना, तो इसी अवस्था का नाम है बाल्यावस्था। इसी का नाम है बाल्यावस्था, चाइल्डहुड इसको बोला जाता है। तो कैसे एक शिक्षक होने के नाते, एक पिता होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक पेरेंट्स होने के नाते अपने बच्चों को इस उम्र में कैसी शिक्षा दी जाए, किस तरह से शिक्षा दी जाए कि ताकि बच्चे का भविष्य जो हो वो उज्जवल हो सके, एक बेहतर उसमें क्रिएटिव थिंकिंग का निर्माण हो, तो कुछ इस तरह से शिक्षा देनी चाहिए। तो वही आज डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार की शिक्षा दे। तो यहाँ पर एक शिक्षक का भी कर्तव्य बनता है, एक पेरेंट्स का भी कर्तव्य बनता है कि पहले इस चीज़ को वो जाने कि इस अवस्था में कि जब मुकसबा 2 से 12 साल के बीच का है तब आप कैसी शिक्षा दें। तो इस शिक्षा को देने के लिए पहले खुद भी तो शिक्षित होना जरूरी है, खुद भी जानकार होना जरूरी है। तो हम ये मान के चलते हैं कि आप में वो चीज़ है, वो एबिलिटी है, और तब मुकसबा जो है 2 साल से लेकर के 12 साल तक कोई भी मुकसबा आपके पास आएगा तो कैसी शिक्षा देंगे। तो शिक्षा तो दोस्त बहुत तरह से दिया जा सकता है। मैंने जितना लिखा है केवल उतना ही नहीं है, ऐसे लाखों और एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो उन्हीं लाखों में से जो सबसे बेहतरीन, इम्पोर्टेंट और ज़बरदस्त, जिसको नहीं छोड़ा जा सकता है, जो देना कंपलसरी है, अनिवार्य है, वो आपके सामने लेकर के आया हूं और 1 बाय 1 करके एक एक करके डिटेल में समझते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि बाल्यावस्था की शिक्षा कैसे एजुकेशन देंगे एक बच्चा को। इस समय बच्चे की उम्र क्या है भैया, तो 2 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष, यही उम्र है। ध्यान रखिएगा, यही उम्र है। 2 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष के बच्चों की बात होगी, बस ये ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है भाषा का विकास। मतलब शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि मुकसबा में भाषा का विकास हो, संप्रेषणशीलता का विकास हो। समझ में आ रहा है ना? संप्रेषण मतलब होता है बातचीत करना, तो संप्रेषणशील हो, बात में एक क्वालिटी हो ताकि आकर्षित कर ले, इस तरह की भाषा होनी चाहिए। और भाषा ही तो आपका व्यवहार, मतलब भाषा ही तो आपका परिचय है। तो आप
अपना परिचय दीजिएगा तो अच्छी भाषा का प्रयोग करेंगे। तो अच्छी भाषा का प्रयोग करने से पहले मुकस्बा प्रयोग करने से पहले मुकस्बा का जो सिखाएगा पहले वो प्रयोग करेगा और तबे ना उनसे मुकस्बा सीखेगा। अरे वातावरण से सीखेगा ना, अरे विद्यालय से ही सीखेगा ना। चूंकि मुकस्बा क्या है, 2 से 6 साल तक में मुकस्बा तो अभी घरे पे है। तो 2 साल से 6 साल की अगर बात करूँ ना, पूर्व बाल अवस्था की मैं बात करूं ना, प्रारंभिक बचपन काल की मैं बात करूं ना, तो भाषा सीखने का सर्वोत्तम काल माना जाता है, मतलब सबसे उत्तम काल माना जाता है। समझ में आ रहा है ना। तो 2 से 6 साल में जो भाषा सीखेगा वह भाषा बेशक जो होगा मातृभाषा का अर्जन करेगा, वो मातृभाषा सीखेगा। मातृभाषा का अर्जन होता है न कि अधिगम। तो ये तो वह 2 से 6 साल कर, जहाँ पर बच्चा घर में रहेगा, परिवेश से सीखेगा, अनुकरण से सीखेगा। समझ में आ रहा है, इस तरह से बच्चा सीखेगा। लेकिन 6 से 12 साल के बीच का भी बच्चा भी तो बाल्यावस्था के अंतर्गत ही आएगा। तो अब कहाँ सीखेगा, तो भैया परिवार से तो सीखबे करेगा, समाज से तो सीखबे करेगा। संगे संगे विद्यालय, बच्चा अब क्या प्रारंभिक विद्यालय में भी अध्ययन कर रहा है, तो सामाजिक दायरा क्या होगा, बढ़ गया है, सामाजिकरण का क्षेत्र बढ़ गया है, उनके मित्रों की संख्या बढ़ गई है, जान पहचान के लोग बहुत हो गए हैं, उनके पर्यावरण में और लोग भी आ चुके हैं। तो क्या इनके भाषा से बच्चे प्रभावित नहीं होंगे? क्या उन सभी दोस्तों की भाषा का प्रभाव मुकस्बा पे नहीं पड़ेगा? तो भैया बेशक करेगा। अपने दोस्त से जो बातचीत करेगा तो अपने दोस्त से भी सीखेगा, अपने और इनसे भी इनका दोस्त सीखेगा। तो कहने का मतलब हुआ कि अब जो शिक्षा है वह विद्यालयी शिक्षा है। 6 से 12 में विद्यालय में भी शिक्षा दी जाएगी। तो विद्यालय में भी एक शिक्षक का फर्ज बनता है कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और अच्छी शिक्षा के साथ साथ बेहतर क्वालिटी से दें, ताकि उनके भाषा का विकास हो। तो भैया भाषा का विकास के लिए संज्ञानात्मक विकास का भी होना जरूरी है। तो अब क्या है कि मुकस्बा में संज्ञानात्मक विकास भी हो रहा है, अब बेहतरीन तरीके से हुआ है, हो भी रहा, पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुआ है, लेकिन यूँ बोले तो 60% तक हो चुका है। अगर मैं बात करूं 12 वर्ष तक की तो 60% 70% तक हो चुका है। तो इस अवस्था में बोल दें, एक शिक्षक का कर्तव्य बनता है कि अच्छी भाषा उनको सिखाएं, उनको अच्छी भाषा सिखाएं। लेकिन 1 to 5 में अगर बच्चा है तो वह भाषा व्याकरण की मदद से न सिखाएं। व्याकरण की मदद से कहने का मतलब है कि अभी बच्चों को 1 to 5 में व्याकरण पढ़ाना उतना बेहतरीन चीज़ नहीं माना जाता है। तो व्याकरण की मदद यहाँ पर अनिवार्य नहीं माना गया है, अनिवार्य नहीं माना गया है। तो 1 to 5 में अगर क्वेश्चन आए और लिखा हो व्याकरण की मदद से शिक्षक पढ़ा रहा है तो यह स्टेटमेंट अच्छा स्टेटमेंट नहीं कहलाएगा। लेकिन 6 to 8 की बात करें तो वहां पर व्याकरण की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वहां पर बच्चों में भाषा की पकड़ इसके तुलना में अधिक हो जाती है। समझ में आ रहा, अधिक हो जाती है। तो 6 to 8 में एलो है व्याकरण, 1 to 5 में एलो व्याकरण नहीं है। बट एक शिक्षक को व्याकरण का ज्ञान होना अनिवार्य है। तो कहने का मतलब हुआ कि घर परिवार और स्कूल दोनों जगह एक शिक्षक और माता पिता, अगर घर परिवार पे है तो माता पिता की बात करेंगे, स्कूल में तो शिक्षक की बात करेंगे। तो उनका यह कार्य होता है कि अपने बच्चों को भाषा सिखाए, अपने विद्यार्थियों को अच्छी भाषा सिखाए। और आपकी कक्षा जो है ना वो बहुभाषिकता होनी चाहिए। और बहुभाषिकता अगर कक्षा है तो यह एक संसाधन के रूप में कार्य करेगी। भाषा सीखने सिखाने के लिए यह बेहतरीन वातावरण कहलाता है। बहुभाषिकता, बहुसंस्कृतियाँ, ये सब बहुत बेहतरीन है एक शिक्षक के लिए भी और उनके बच्चों के लिए भी। तो अगर ऐसी कक्षा है तो और अच्छी बात है। तो कहने का मतलब भाषा विकास पर अधिक बल देना चाहिए। जब मुकस्बा कब किस अवस्था में हो, तो बाल्यावस्था में हो। एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ। क्रिस्टल क्लियर हुआ तो चलिए अगला पॉइंट समझते हैं कि रोचक पाठ्य सामग्री। अब पाठ्य सामग्री में क्या क्या आता है भैया, तो पढ़ने लिखने से संबंधित चीज वो होता है पाठ्य सामग्री। जैसे एग्जाम्पल दे तो किताब हुआ, कॉपी हुआ, अरे पेन हुआ, ये सब आता है पाठ्य सामग्री में, पढ़ने में सहायता प्रदान करता है। तो ये रोचक होना चाहिए। रोचक मतलब क्या हुआ कि बच्चे को जिसमें रुचि जगे, उसको देखे तो अच्छा लगे, रंगीन होना चाहिए, चित्रमयी ढंग से होना चाहिए, चित्र के माध्यम से समझे बच्चा तो और बेहतर है। अब मूर्त एग्जाम्पल देकर के समझे तो और बेहतर है। तो भैया पाठ्य सामग्री रोचक होना चाहिए, इंटरेस्टेड होना चाहिए, ताकि बच्चा रुचि ले। और कहानी के माध्यम से अगर बच्चे को सिखाया जाए तो ये और भी अच्छा है। तो कहानी के माध्यम से
1 to 5 प्राइमरी लेवल की मैं बात करूं तो वहां कहानी कविता बहुत बेहतरीन होता है, एक लयात्मक रूप से सिखाते हैं तो वह बहुत बेहतरीन होता है, क्योंकि बच्चा लयात्मक रूप से सीखना बहुत पसंद करते हैं। तो रोचक पाठ्य सामग्री होना चाहिए, इंटरेस्टेड होना चाहिए, ताकि बच्चा रुचि ले। और जब बच्चा रुचि लेता है तो ज्ञानेंद्रियां एक्टिव होती है। अब 5 ज्ञानेंद्रियां जब एक्टिव होती है और तब बउआ पढ़ता है तो वही ज्ञान लंबे समय तक टिकाऊ होता है, बहुत दिनों तक वो चीज याद रहता है, मतलब पूरी तरह से बउआ को समझ में आता है। तो कैसा होना चाहिए भैया? रोचक पाठ्य सामग्री होना चाहिए, इंटरेस्टेड होना चाहिए। तो ये भी आपको अब समझ में आ गया है दोस्त, आ गया है। अब बात करते हैं रचनात्मक प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देना। रचनात्मक मतलब होता है निर्माण करना, अर्थात बउआ खुद से करेगा, कुछ नया करेगा, नव निर्माण करेगा। इसको क्रिएटिव बोलते हैं, इसी को बोलते हैं आप सारी चिंतन बोलते हैं, इसी को आउट ऑफ बॉक्स बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना? बक्से से बाहर निकलना मतलब अपने सोच को आजादी देना, विभिन्न दिशाओं में सोचना, ये सब इसके अंतर्गत आता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? अगर बच्चा रचनात्मक बच्चा है और एक शिक्षक को बच्चे को रचनात्मक बनाने पर बल देना चाहिए, रटन प्रणाली से मुक्त कराना चाहिए। तो अगर एक शिक्षक बच्चे को रचनात्मक बना रहा है और बच्चा भी इसमें उसको भी मजा आ रहा है, तो उस प्रवृत्ति को प्रोत्साहन कीजिए, प्रोत्साहित कीजिए, प्रमोट कीजिए, तारीफ कीजिए। बच्चा और आगे जाएगा, जिंदगी में और तरक्की करेगा। और वही बच्चा जिंदगी में तरक्की करता है जो रचनात्मक बच्चा होता है, क्योंकि विषम परिस्थितियां आने पर भी उस परिस्थितियों से जूझने की ताकत जो होती है वह रचनात्मक बालक में ही होता है। अतः बच्चों को रचनात्मक बनाएं। समझ में आ रहा है? रचनात्मक बनाएं, अपसारी चिंतन वाला बनाएं, अभिसारी चिंतन वाला न बनाए, कन्वर्जेंट थिंकिंग न बनाए, डाइवर्जेंट थिंकिंग होना चाहिए, विभिन्न दिशाओं में सोच सके। ऐसा एक शिक्षक का कर्तव्य बनता है, एक अभिभावक का भी कर्तव्य बनता है। केवल शिक्षक का कर्तव्य नहीं बनता है, ध्यान रहे, अभिभावक का भी कर्तव्य बनता है। तो अभिभावक को भी ध्यान देना पड़ेगा और शिक्षक को भी ध्यान देना पड़ेगा। चलिए ये लाइन भी समझ में आ गया। अब बात करते हैं सामूहिक भावनाओं के विकास पर बल। सामूहिक भावना मतलब क्या? फीलिंग्स, मतलब एक समूह की बात हो रही है। जैसे समझिए कि समूह में मान के चलो कक्षा की मैं बात करूं तो कक्षा में 50-100 बच्चे होते हैं, समूह में बच्चा होता है। तो आप इस तरह से पढ़ाएं, इस तरह से बच्चे को मोटिवेट करें कि बच्चे दूसरे के दर्द को भी अपना दर्द जाने, उन्हें यह महसूस हो कि दूसरे को गाली देंगे तो तकलीफ होती है, उन्हें यह महसूस हो कि दूसरे को अगर किसी प्रकार से कष्ट दिया जाए, चाहे वह दैहिक हो या वैचारिक हो या किसी भी तरह से हो, कष्ट देंगे तो उन्हें तकलीफ होती है। अगर यह तकलीफ तुमको भी दिया जाएगा तो तुम भी नहीं झेल पाओगे। तो दूसरे के साथ भी यही होना चाहिए, अर्थात उसकी भावनाओं को जानो, उसकी भावनाओं का कद्र करो। तो समूह चर्चा करेंगे, एक साथ बच्चों को पढ़ाएंगे, तो सामूहिक भावनाओं पर एक साथ बल देंगे। हम बोले ना हम तो अलगे अलगे बोल देंगे, हम तो बाल केंद्रित शिक्षा है। तो भैया बाल केंद्रित शिक्षा बहुत अच्छा है, लेकिन आपके विद्यालय में अगर 5000 विद्यार्थी आ गया ना तो चला जाएगा बाल केंद्रित शिक्षा, तब चले जाइएगा। एगो विद्यार्थी तक पहुंचते पता चला 3 महीना तक आप एक मैसेज को देते आ रहे हैं। बाल केंद्रित शिक्षा गलत नहीं है, लेकिन बाल केंद्रित शिक्षा वहां पर सफल होता है जहां पर लिमिटेड विद्यार्थी होते हैं, 50 बच्चा रहता है, 60 बच्चा रहता है। लेकिन मैं 10,000 बच्चे की बात करूं, 5,000 बच्चे की बात करूं और वहां पर 50 शिक्षक की भी बहाली कर दिया जाए दोस्त, तो वहां पर बाल केंद्रित शिक्षा असफल हो जाता है, असफल हो जाता है। समझ में आ रहा है ना? हालांकि बाल केंद्रित शिक्षा भी बेहतरीन शिक्षा है। क्रिस्टल क्लियर हो रहा है? तो कहने का मतलब क्या हुआ कि सामूहिक भावनाओं पर बल देंगे, समझ रहे हो, ताकि भावना का विकास होगा, दूसरे को ठेस न पहुंचाएगा। क्रिस्टल क्लियर हुआ? क्रिस्टल क्लियर समझते चलिए, ये भी हो गया। सामाजिक गुणों का विकास। अरे सामाजिक गुणों का पढ़ने का मतलब ये क्या हुआ? अगर एक बच्चा पढ़ लिख लिया है, उनमें सामाजिक गुणों का विकास नहीं हुआ तो वह पढ़ाई कोई काम का नहीं है। अगर आपकी पढ़ाई से किसी को मदद नहीं हो रहा है, कोई सहयोग समस्या की बात नहीं कर रहे हैं, केवल सेल्फिश की बात कर रहे हैं, तो भैया रहा पेट पालने की बात, तो पेट तो कुत्ता भी पाल लेता है। तो ऐसी शिक्षा कुत्ता के बराबर होता है, मेरे नजर में कुत्ता के बराबर होता है। अगर आप शिक्षित हैं और आप दूसरे को शिक्षित नहीं कर पा रहे हैं, केवल अपने लिए सोच रहे हैं, तो भैया ऐसी शिक्षा न लेना ही बेहतर है। ऐसी पढ़ाई से वो मूर्ख बेहतर है। समझ में आ रहा है? ऐसी पढ़ाई से वो मूर्ख बेहतर है, मूर्ख रहना बेहतर होगा। इसका मतलब शिक्षा लेने के बावजूद भी अगर आप किसी की भलाई नहीं करते हैं, समाज कल्याण की बात नहीं करते हैं, समाज हित की बात नहीं करते हैं, तो लानत है फिर ऐसी पढ़ाई पर। ऐसी पढ़ाई बेकार पढ़ाई होती है भैया, वो बिना पूछ का वो पशु के समान है ऐसी शिक्षा लेने के बावजूद भी। तो कहने का मतलब बच्चों को ऐसा न बनाएं, बच्चों को सामाजिकता का गुण सिखाएं, उसमें वह क्वालिटी लाएं ताकि समाज में सहयोग दे,
समझ में आ रहा है, समाज में सहयोग दे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि सामाजिक गुण का विकास करे। और यह सामाजिक गुण का विकास कहां से होगा? तो प्रगतिशील शिक्षा में होगा भैया, प्रगतिशील शिक्षा में। क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक जो होता है वह समाज का होना चाहिए, शिक्षक समाज से भी होना चाहिए। और शिक्षक समाज से भी रहेगा तबे ना बच्चों में वो गुण डालेगा। भैया खुदे रहेगा समाज से भी नहीं तो गुण क्या बच्चों में डालेगा? तो प्रगतिशील शिक्षा की यही तो खासियत है, इसीलिए तो प्रगतिशील शिक्षा आया। बाल केंद्रित शिक्षा उतना ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाया, प्रगतिशील शिक्षा आया। क्योंकि वहां पर एक शिक्षक समाज का सेवक होता है, जो खुद समाज का सेवक हो तो बच्चों को भी बेहतर सामाजिक गुण का विकास करेगा। और सामाजिक गुण का मतलब होता है व्यवहारिकता की बात करेगा, भलाई की बात करेगा, सहयोगात्मक अधिगम की बात करेगा, समझ में आ रहा है, समस्या समाधान पर बल देगा। तो कहीं ना कहीं वैगोत्स्की की ओर यह बातें चली जाती है। तो इस तरह का गुण होना चाहिए। क्या यह कर्तव्य एक शिक्षक का ही बनता है? नहीं, हम बोलेंगे 50% माता पिता का भी बनता है और 50% शिक्षक का भी बनता है। तो दोनों का कर्तव्य बनता है कि बच्चों में सामाजिक गुणों का विकास करे, तब जाकर के बच्चा कल आपका सहारा बनेगा। यह गुण अगर विकास हो जाएगा बच्चों में तो क्रिस्टल क्लियर हुआ। चलिए अगली बात करते हैं दोस्त, अगली बात करते हैं नैतिक एवं संवेगात्मक गुणों का विकास। तो नैतिक गुण क्या होता है? तो कई बार बताए हैं, आज फिर बताते हैं। मेरा आदतें है कि जहां जो पॉइंट आएगा वहां पक्का बताएंगे, चाहे वो कहीं का टॉपिक हो, पढ़ लिए तो भी अच्छा और नहीं आगे आने वाला है तो भी अच्छा, लेकिन आज का चीज आज बताते हैं। ये अलग बात है अगर वो टॉपिक बहुत वास्ट हो, वाइटल में हो तो उसका मूल चीज बता देंगे, लेकिन बता जरूर देंगे। भ्रम में हम नहीं रखते हैं, चाहे वो ऑनलाइन की बात यूट्यूब पर हो और चाहे ऑफलाइन की बात क्लास में हो। क्लास में थोड़ा ज़्यादा गहराई में जाते हैं, बहुत कुछ लेकर के चलते हैं। तो बच्चे में नैतिक गुणों का विकास हो। नैतिक गुण मतलब क्या हुआ? नैतिक गुण मतलब सही गलत को जानना। तो सही गलत को कौन जानेगा? जिसमें व्यवहारिकता रहेगा वही ना। ये सही है मेरे लिए, यह सही है समाज के लिए। तो यह गुणों का भी विकास करना एक शिक्षक और माता पिता अभिभावक का भी कर्तव्य बनता है। संगे संगे एक चीज और है, इसमें संवेगात्मक गुणों का भी विकास होना चाहिए। संवेगात्मक मतलब क्या हुआ भैया? 14 तरह का संवेग होता है। संवेग की 14 मूल प्रवृत्ति होती है, जो पढ़ेंगे 20वां चैप्टर में बाल विकास के संज्ञान तथा संवेग में। यहां पर एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे चोट लगी तो दर्द होता है, तो दर्द होता है तो उसको भावों से व्यक्त करते हैं, चेहरों के द्वारा व्यक्त करते हैं, आपके एक्सप्रेशन से दिख जाता है, तो वही कहलाता है संवेग होता है। तो समझिए, चोट लगना, दर्द होना संवेग हुआ, प्यार करना संवेग हुआ, किसी की भावना को समझना संवेग हुआ, भावना को आहत पहुंचाना, तो ये भावना क्या है? संवेग है। समझ में आ रहा है? तो अगर किसी को कुछ दे देते हैं और उनको खुशी मिलती है बट अपना कुछ नहीं बिगड़ता है तो वह देना बहुत अच्छा चीज है। लेकिन आपका बिगड़ जाएगा और दूसरे का भला होगा तो ये भलाई मेरे नज़र में अच्छा नहीं है। आप दूसरों को दे लेकिन अपना नुकसान पहुंचा करके नहीं। तो कहने का मतलब ये तो मेरा लॉजिक था, ये मेरा लॉजिक था, आपका लॉजिक कुछ और हो सकता है। तो कहने का मतलब हुआ कि दूसरों की क्या चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ से तकलीफ से जूझ रहा है, तो उनकी भावनाओं को समझेंगे ना, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे ना। तो बच्चों की भावनाओं को समझे कि वो क्या चाहता है, किस तरह से पढ़ाई चाहता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो सोनू निगम बनना चाहता है और आप उसको सचिन तेंदुलकर बनवा रहे हैं, तो फिर वो सपना पूरा नहीं होगा, ना आपका ना बउआ का। तो बउआ जो चाहता है ना, जो उसकी भावना है ना, उनकी भावनाओं को कद्र करे और वो चीज़ उनको दिलाएं, उसी फील्ड में वो बेहतर करेगा। तो उसकी भावनाओं का क्या करे? कद्र करे। तो ये भावना ही क्या है? संवेग कहलाता है दोस्त, संवेग कहलाता है। तो समझ में आ गया ना? तो इस चीज़ के गुणों का विकास बच्चों में होना चाहिए। अभी पता अभी की स्थिति क्या है? चले मंगल ग्रह पे, चले चंदा मामा चांद के पास, लेकिन पड़ोसी में कौन मर गया, पड़ोस में कौन तकलीफ में है, ये चीज़ की जानकारी नहीं रहती है। तो इस चीज़ की जानकारी होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब कि अपनी कला से जुड़िए, अपनी संस्कृति से जुड़िए, तबे संवेगात्मक गुण का बेहतर विकास होगा। इसलिए अपनी कला और संस्कृति को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए दोस्त, कभी नहीं भूलना चाहिए। चलिए, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अगला पॉइंट है कि लड़कियों के साथ लड़कों का तुलना न करें। तो कभी भी तुलना नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा ना, बच्चा डिमोटिवेट हो जाएगा, वो ईर्ष्यावान हो जाएगा। एक खास करके अगर बात करें जो 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष में, तो लड़कियां ज़्यादा ईर्ष्यावान हो जाती है। कब? अगर क्लास में शिक्षक लड़कों को वरीयता देता है, तो लिंग पक्षपात की बात करता है, तो पूर्वाग्रह की बात करता है, तो रूढ़िबद्धता की बात करता है, तो वहाँ पर एक लड़की में ईर्ष्या का भाव जन्म ले लेता है। अतः कभी भी क्लास में तुलना न करे कि रे बउआ तुम लड़का हो, तुम गणित पढ़ने में बेहतर हो, लड़के गणित में बेहतर करते हैं, इसका मतलब क्या लड़कियां नहीं करती है?
लड़कियां भी करती है, गणित में सभी बेहतर होते हैं, तो कभी भी कंपेयर ना करें। कंपेयर करने से क्या होगा, ईर्ष्या का जन्म होगा, और ईर्ष्या का जन्म हुआ तो नेगेटिविटी प्रवृत्ति का हो जाएगा, डिमोटिवेट हो जाएगा, फिर आपसे दूर भागना चाहेगा, आप उसको जो सिखाना चाहेंगे वो सीख नहीं पाएगा, तो बच्चा का क्या हुआ, प्रगति अवरुद्ध हुआ ना, अवरुद्ध हो गया, आगे नहीं बच्चा बढ़ेगा। तो एक बच्चा भी अगर आपसे बिगड़ गया तो समझ रहे, क्या पता हुआ बच्चा आगे जाकर कलाम बनता, वही एपीजे अब्दुल कलाम बनता, तो आपने एक कलाम को तो बर्बाद कर दिया। और तो एक शिक्षक का भी कर्तव्य बनता है, एक माता पिता का भी कर्तव्य बनता है, किस बात के लिए, तो उसका कर्तव्य बनता है कभी भी कंपेयर ना करें लड़कियों से, न लड़का का न लड़की का, कभी भी कंपेयर ना करें, सेम नजरिया, एक नजरिया से देखें। चलिए अगली बात करते हैं। अब बात करते हैं कि शिक्षण विधि, तो भैया कैसे पढ़ाएं, किस मेथड से पढ़ाएं, तो यह शिक्षण विधि अभिभावक के लिए भी है और शिक्षक के लिए भी है। तो यहां पर मेनली फोकस मैं शिक्षक पे अभी कर रहा हूं, शिक्षक पे। तो देखिए क्या क्या किस विधि से पढ़ा सकते हैं, खेल विधि से, भैया स्कूल में खेल खिलवाइए, क्योंकि खेल से क्या होता है, भाषाई विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, सभी तरह का विकास होता है खेल। अतः एक सशक्त विद्यालय की पहचान है खेल। एक अच्छा विद्यालय तब कहलाएगा जब उसमें खेल को प्राथमिकता दिया जा रहा है। तो खेल को प्राथमिकता एक सशक्त विद्यालय के द्वारा ही प्रदान किया जाता है, अतः विद्यालय में खेल का होना अनिवार्य है। तो बच्चों को खेल के माध्यम से समझाएं, फटाफट सीखेगा बच्चा, फटाफट सीखेगा। तो सीखने के लिए खेल का प्रयोग करें, खेल खेल से बच्चे को सिखवाएं। यह एक बेहतर टीचर की क्वालिटी होनी चाहिए। यह टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप में अनुभव कितना है। तो आइए सार्थक क्लास में अपना अनुभव आपसे शेयर करेंगे, 17 साल का अनुभव आपसे शेयर करेंगे, 17 साल का। अगली बात करते हैं अनुकरण से। अनुकरण मतलब क्या होता है, भैया जैसे किया वैसे तुम भी करना, देख करके करना। तो हम अच्छा करेंगे तबे ना बउआ अच्छा करेगा, एक मम्मी पापा अच्छा करेगा तबे ना वही देख करके बउआ नकल करेगा। तो मतलब क्या हुआ, अनुकरण से भी बच्चे सीखते हैं, अनुकरण से भी बच्चे सीखते हैं। अगला आगमन विधि से, एगो है निगमन विधि से। तो समझिए निगमन विधि पहले क्या होता है। निगमन विधि वैसे पढ़ेंगे बाल विकास में भी, हिंदी में भी, ईवीएस में भी, संस्कृत में भी और मैथमेटिक्स में भी, सब विधि पढ़ेंगे। वहां पर भी आगमन निगमन बहुत सारा संश्लेषण विश्लेषण सब विधि पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर आ गया तो थोड़ी सी चर्चा कर देते हैं। निगमन विधि एकदम सिंपल टाइप से बताते हैं, हालांकि निगमन विधि को और भी तरीके से बताया जा सकता है, यहां एक तरीका बता रहा हूं, समझिए। निगमन, नी से निगमन, नी से नियम, याद रखिएगा, नी से नियम और नी से निगमन। तो निगमन विधि मतलब हुआ कि पहले शिक्षक नियम बताएगा फिर उदाहरण देगा, पहले नियम फिर उदाहरण। तो नियम से उदाहरण की ओर इस मेथड का प्रयोग करके पढ़ाना ही कहलाता है निगमन विधि। उसका उल्टा आगमन विधि, तो उल्टा क्या होगा, पहले शिक्षक किसी प्रत्यय को समझाने के लिए, कंसेप्ट को समझाने के लिए ढेर सारा एग्जाम्पल दे देगा और तब उस एग्जाम्पल के माध्यम से नियम बना देगा। तो इसको बोलते हैं आगमन विधि। अब बताइए कौन सा विधि अच्छा होगा, 1 to 5 में एक बच्चे को पढ़ाने के लिए कौन सा विधि बेहतर होगा, ये आपके लिए होमवर्क है, आगमन विधि या निगमन विधि। 1 to 5 कक्षा की मैं बात कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन है कि 1 to 5 अर्थात पेपर 1 के लिए, प्राथमिक कक्षा के लिए एक बच्चे को शिक्षक होने के नाते किस विधि का प्रयोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर पहला। और क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि 6 to 8 में, 6 to 8 का जब बच्चा है उसको किस विधि से पढ़ाएंगे, एक शिक्षक होने के नाते, एक अभिभावक होने के नाते। तो 2 क्वेश्चन आपका होमवर्क है और इसी वीडियो में कमेंट करें और सभी लोग कमेंट करें, तब हमें पता चलता है कि आप लोग पढ़ रहे हैं। नहीं तो लगता पता नहीं आप पढ़ रहे हैं कि गाना सुन के निकल लेते हैं। तो ध्यान रहे, ठीक ना। चलिए तो ये सब विधि का यूज करके पढ़ाएंगे। अब एक काम करते हैं दोस्त, एक काम करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, एक आध क्वेश्चन करते हैं और अपने तरीके से समझाते हैं, ठीक ना। फिर देखिए मजा आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन करते हैं, जानते हैं आप कितना भी पढ़ लीजिए और आप अगर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन पे पकड़ नहीं है, तो फिर मतलब नहीं बनता है। तो मेरे स्टाइल में समझिए और देखिए कैसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। सुनिए सुनिए, बताते इस क्वेश्चन के माध्यम से हम अपनी फीलिंग्स बताते हैं किस तरह से आप तक पहुंचता है। तो देखिए बने रहे, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए देखिए कि निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं। और ये क्वेश्चन जो है सीटेट फरवरी 2015 को पेपर 1 में पूछा गया है। एकदम समझ में आ रहा है ना।
कंसेप्ट भी सवाल में है और चिंतन भी सवाल में है, तो दोनों साथ लेकर के आए हैं। और देखिएगा सवाल आपको बहुत कुछ सिखा देगा। तो सवाल को बनाने से पहले, सॉल्व करने से पहले सवाल को तो जानना पड़ेगा कि सवाल बोल क्या रहा है। तो सुनिए सवाल क्या बोल रहे हैं, हम समझाते हैं एकदम आराम से, हमको कोई हड़बड़ी नहीं है। और सुनिए आराम से बताते हैं क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक बाल्यावस्था, पॉइंट कीजिए इधर देखिए, प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो जैसे ही प्रारंभिक बाल्यावस्था आएगा तो हमारा कॉन्सेप्ट तुरंत हिट कर जाना चाहिए, तुरंत हिट करना चाहिए कि प्रारंभिक बाल्यावस्था बोल दिया अर्थात वह समय 2 से लेकर के 6 वर्ष की बात हो रही है। ये तुरंत हिट करना चाहिए दिमाग में, तुरंत। तो ये बोलते हैं, इसको कॉन्सेप्ट बोलते हैं। यहाँ पर थिंकिंग की बात नहीं हो रही है, ये कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। कॉन्सेप्चुअल हुआ 2 से 6 वर्ष, ये जानकारी हमको मिला, अर्थात इसी को क्या बोलेंगे, बचपन का काल बोलेंगे। तो बचपन की बात हो रही है, 2 से 6 साल का बउआ है। और तब क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 2 से 6 वर्ष की अवधि के दौरान उन भूमिकाओं, भूमिका मतलब रोल निभाना, तो भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। सुनिए बोल रहा है, अपनी भाषा में अब बताते हैं, सुनिए। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मुकेशबा का उम्र जो है वो 2 से 6 साल है, जो कि प्रारंभिक बाल्यावस्था जो लिखा हुआ उनसे जाने। तो मुकेशबा का उम्र है 2 से 6 साल। तो मुकेशबा के बारे में वो कौन लोग हैं, वो कौन व्यक्ति हैं जो मुकेशबा के बारे में जानकारी देते हैं? किसके बारे में, किसके बारे में? तो उनके भूमिकाओं के बारे में। किन की भूमिकाओं के बारे में? मुकेशबा की भूमिकाओं के बारे में जानकारी देते हैं। वो कौन लोग हैं, वो कौन लोग हैं, वही कौन लोग चुनने हैं। तो मुकेशबा का रोल कैसा होता है, 2 से 6 साल का मुकेशबा जब रहता है तो किस तरह का भूमिका निभाता है, मतलब क्या क्या करता है, क्या आचरण है उसका, क्या व्यवहार है उसका, क्या क्या समझ में सब कुछ आ गया, वो करता है। तो मतलब मुकेशबा के भूमिका के बारे में वो कौन लोग हैं बताने वाले ये। और अगला है व्यवहारों के बारे में जानकारी देता है, मुकेशबे के व्यवहारों के बारे में जानकारी देता है। तो वो कौन लोग हैं, वो कौन व्यक्ति हैं, ऐसे कौन लोग हैं। जब मुकेशबा 2 से 6 वर्ष का था तो मुकेशबा के बारे में, उनके रोल के बारे में बताया और उनके व्यवहार के बारे में बताया। तो वो कौन व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम हमें बताना है। बोल देंगे मम्मी पापा, ऑप्शन पढ़ेंगे तब बात करेंगे। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया। तो मतलब 2 से 6 वर्ष के कहानी की बात हो रही है, पूर्व बाल अवस्था की बात हो रही है, प्रारंभिक बचपन के काल की बात हो रही है। और मुकेशबा का रोल और मुकेशबा का भूमिका के बारे में कौन बताता है, उस व्यक्ति को खोजना है दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो पहला ऑप्शन है भाई बहन एवं अध्यापक। तो पहले ये सोचना पड़ेगा कि 2 से 6 साल का मुकेशबा जो है वो अभी कहाँ रहता होगा। तो मैंने बताया था वीडियो में कि 2 से 6 साल का जब मुकेशबा होगा ना तो वह अपने घर में रहेगा, अपने परिवार में रहेगा, अपने समाज में रहेगा। अभी विद्यालय में अध्ययन करना प्रारंभ नहीं किया, अगले से 6 साल में तो जाता है ना। तो मैं 5 साल तक की प्रायोरिटी ज़्यादा दे रहा हूँ, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, 5 साल तक बच्चा घर में, 1 साल को जाने दीजिए। तो हम ये मान के चलते हैं कि मुकेशबा अभी घर में ही है, घर में ही है। तो उसको कौन, इसके बारे में कौन जानकारी देगा? तो घरे के लोग ना, समाजे के लोग ना, परिवारे के लोग ना। तो घर समाज परिवार में भाई बहन तो आता है, तो ये बात तो एकदम सही है। लेकिन अध्यापक की बात करूं तो यह बातें स्कूल की ओर लेके चले जाती है दोस्त, विद्यालय की ओर लेके चले जाती है। जबकि प्रारंभिक बचपन का काल 2 से 6 वर्ष इस बात को बताता है कि बच्चा अभी विद्यालय नहीं गया है। अतः अध्यापक वाला जो ये वर्ड है यहाँ पर यह अच्छा नहीं दिया गया है। अतः अध्यापक के कारण यह आंसर अच्छा नहीं हुआ। 50% सही है, 50% गलत है। तो थोड़ा सा भी गलत हुआ ना इसको नहीं लेंगे। अतः पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। तो दूसरा ऑप्शन में क्या है, मैं इधर आकर के बात, दूसरा ऑप्शन है अध्यापक एवं साथी। तो भैया
अध्यापक की बात किया जा रहा है और साथी की बात किया जा रहा है। तो इतना तो तय हो गया है कि अध्यापक विद्यालय की ओर इंगित करता है, अध्यापक विद्यालय के हैं, अब बच्चा घर में है तो वो उधर स्कूल है, इधर बउआ घर पे है, कोई रिलेशन अभी जुड़ा? अभी रिलेशन नहीं जुड़ा। अतः यह अध्यापक भी इस ऑप्शन को एकदम लो वेटेज कर दे रहा है। लेकिन मैं बात करूं साथी की, तो यह साथी दो तरह के अभी हो सकते हैं। एक विद्यालय का भी साथी हो सकता है और दूसरा उसके परिवेश वाला जो दोस्त है वो भी हो सकता है। अगर आप परिवेश वाला दोस्त मान करके चलते हैं तब ये आंसर को, साथी को हम ठीक ठाक मान लेंगे। लेकिन आपसे वहीं पर कोई क्वेश्चन उठा देगा कि क्या साथी विद्यालय का दोस्त नहीं हो सकता है, तो वो भी हो सकता है। तो यहाँ पर दो दो बातें हो सकती है। तो कहने का मतलब अगर इस बात को 50% माना जाए तो 50% में जो साथी है घर वाला, बगल वाला, अरे पड़ोसी वाला, मुकेशबा का दोस्त रमेशबा, तो वो साथी सही है 25%। लेकिन 25% विद्यालय वाला तो हो सकता है मेरा आंसर, तो 25% हुआ ना। ये तो 50% गायबे हो गया। तो पूरे में से 100 में से 25% हमको ठीक लगा, तो 25% आपको सही लग रहा है। नहीं, 100% सही होना चाहिए, 100%। तो ये जो अब कर रहे हैं नहीं सब छांटने का काम, ये चिंतन लेवल के द्वारा कर रहे हैं, थिंकिंग के द्वारा कर रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट का सहारा लेकर, विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट, समझ आ रहा है, कॉन्सेप्ट की मदद से चिंतन करते हैं तो वह चिंतन बहुत अच्छा कहला। तीसरा ऑप्शन, साथी एवं माता पिता। तो भैया ये जो माता पिता है ये तो परिवार की बात है, तो माता पिता यहाँ पर 100% सही है। तो कहने का मतलब दो पार्ट में ऑप्शन है, साथी एवं माता पिता। तो साथी को 50% मान लेते हैं और माता को 50%, पिता को मान लेते हैं 50%। तो माता पिता वाला एकदम सही है, मतलब 50% सही है। लेकिन साथी में जाएंगे तो 25% सही होगा। फिर कैसे, अभी जस्ट बताएं। साथी बगल वाला भी हो सकता है, वो भी स्कूल नहीं जा रहा है, वो भी होगा 4 साल का हो सकता है, वो भी 5 साल का हो सकता है, तो वो भी साथी होगा। तो वह 25% वो साथी मान लिया, 25% स्कूलों वाला तो हो सकता है, उसको कैसे नेगलेक्ट कर देंगे। अगर संभावना बनती है तो लेना पड़ेगा, आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो 25% सही हुआ। तो 50% आप प्लस इस साथी में 25% जो घर में अगल बगल वाला वो 75% हुआ। हमें 100% चाहिए। अतः दिए गए दो ऑप्शन से तीसरा ऑप्शन जरूर बेहतर है, लेकिन 100% संतुष्टि नहीं दिया, अतः इसे डॉट में रख लेते हैं। क्या पता चौथा अगर इससे खराब निकला तो हमारी मजबूरी हो जाएगी तीसरा को चुनना। तो अभी हम क्या करते हैं, तीसरा को हम डॉट में रख लिए। आंसर नहीं चुनेंगे जब तक चौथा न पढ़ेंगे, क्योंकि आपको एग्जाम में पढ़ना पड़ेगा ना, वही इसी तरह हम पढ़ रहे हैं। चौथा है माता पिता एवं भाई बहन। तो भैया माता पिता घर में, बउओ घरे में, भाई बहन घर में, बउओ घरे में। तो ये भाई बहन वाला भी 50% सही है और माता पिता भी 50% सही है और सभी के सभी लोग घरे में है और मुकेशबा भी घरे में है। तो ओवरऑल बातें घर की बात घर में ही हो गई ना, मैचिंग हो गया ना। तो 50% ई वाला 50% वो वाला, तो 100% हुआ ना दोस्त। तो 100% हुआ तो क्या 75% वाला आंसर चुन लेंगे? बोला ना चुनेंगे तो चुनिए, और सीटेड गलत कर देगा फिर लटक जाइएगा। तो लटकना नहीं है, कंसेप्ट को क्रिस्टल करके क्वेश्चन पे बेहतरीन कमांड करना, इसको बोलते हैं पढ़ाई। और इस तरह से अगर आपका थिंकिंग लेवल डेवलप हो जाएगा ना तो 30 में 30 लाना ना दोस्त, दाएं बाएं हाथ का खेल होता है। दाएं बाएं, और मेरे क्लास में आता है 30 में 30, चुटकियों में आता है। टेक्निक से पढ़िएगा, दिमाग लगाइएगा, कंसेप्ट लगाइएगा। तो यह कब होगा? जब आपको बेहतर क्वालिटी दिया जाएगा तब ना। तो वही देने का प्रयास करते हैं सार्थक सीटेड क्लासेस दरभंगा में, इसलिए दावा करते हैं बेहतरीन पढ़ाई का। समझ में आ रहा ना? क्योंकि रिजल्ट मेरा आया है इतना, इस बार फिर प्रयास करते हैं। तो बताइए, तीसरा लो वेटेज का हो गया, अतः तीसरा गलत हो गया, और चौथा इसका खूबसूरत और सुपर से भी ऊपर आंसर हो गया दोस्त, सुपर से भी ऊपर। तो बताइए, मजा आ गया ना? तो ऐसे बनाएं क्वेश्चन को, इस तरह से बनाएं। तो दोस्त कैसा लगा आप आज का वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट करके। और अगर और अच्छा लगा हो तो मित्रों को भी भेज दे, थोड़ा सहयोग करें। 5000 प्लस सब्सक्राइबर हो जाएगा, पूरा बाल विकास क्वेश्चन आंसर सहित करवा देंगे इसी प्लेटफॉर्म पे, आप देखते रहिएगा, करा देंगे एकदम पक्का बोल रहे हैं हम। जरा सब ईमानदार और क्या बोलते हैं, वादे के पक्के ज़्यादा हैं। वादा जो करेंगे तो निभाने का प्रयास बहुत हद तक करते हैं, जितना संभव होता है करते हैं। तो आप चाहते हैं कि ऐसा हो तो 5000 प्लस सब्सक्राइबर पूर्व ही देखिएगा, एकदम पढ़ा देंगे फ्री में पढ़ा देंगे दोस्त, फ्री में पढ़ा देंगे। और चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब भी कर ले। अपना ऑफलाइन बैच चल रहा है, बेहतर और शानदार और ज़बरदस्त पढ़ाई चाहिए तो आइए सार्थक सीटेड क्लासेज में।